दुनिया भर के खजाना खोजियों के लिए अमेरिका का एरिज़ोना किसी जन्नत से कम नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित एरिज़ोना, जिसकी राजधानी फिनिक्स है, यूं तो अपने रेगिस्तानी मौसम और भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ के पहाड़ों और जंगलों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस वजह से अमेरिका के कई अन्य प्रांतों की तुलना में वहाँ का मौसम ठंडा ही बना रहता है। हालांकि राज्य की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ स्पेनिश बोलने वाले काफ़ी अधिक संख्या में लोग मिल जाएंगे। अमेरिका की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यहाँ खोए हुए खजानों की कहानियाँ अधिक प्रचलित हैं। ये कहानियाँ यहाँ की हवाओं में बहती हैं। अगर आपकी इतिहास, पुरातत्व जैसे शब्दों में रुचि है तो एक बार आपको जरूर आना चाहिए यहाँ। 16वीं शताब्दी के स्पेनिश कांक्विस्टाडोर फ्रांसिस्को कोरोनाडो के साहसिक खजाना खोजी अभियान रहे हों, या फिर 19वीं शताब्दी के ओल्ड वेस्ट दिनों में हुई भारी भरकम खजानों की लूट रही हो, रहस्यमयी खजानों की जीवंत कहानियां सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन कहानियां तो कहानियां ही होती हैं। इन्हीं कहानियों पर भरोसा करके पायलिन वीबर ने भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला था। उस दिन पायलिन वीबर के जीवन का सबसे रोमांचक दिन था, जब उसने अपने सामने वाले पहाड़ से सोने जैसी चमकती हुई धातु निकलते हुए देखा था। उसका कैंप पहाड़ी से कुछ ही दूर पर था, जहां वीबर के दूसरे साथी गहरी नींद में सो रहे थे। वीबर को लगा वह सपना देख रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे यथार्थ और भ्रम की दुनिया की सीमाओं का पता लग गया। वह अकेले ही उठकर ऊपर की तरफ गया और वहां उसने उस रहस्यमयी लेकिन बेहद कीमती लगने वाली धातु के एक एक टुकड़े इकट्ठे किए और नीचे अपने पड़ाव की ओर चलने के लिए खड़ा ही हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन धंसती हुई जान पड़ी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह पहाड़ उसे अपने आगोश में लेने वाला है। उसने देखा कि उसके कैंप का भी कहीं अता पता नहीं है, और वह स्थान जहां उसका कैंप था जली हुई राख की ढेरी में परिवर्तित शमशान जैसा लग रहा था। उसके द्वारा इकट्ठा किए हुए सोने के ढेर सारे टुकड़े वहीं बिखर गए। भय से कांपते शरीर ने पसीना उगलने में देर न लगाई। अपने पीछे से उठता हुआ निनाद सुनकर उसने फिर दृष्टि पीछे घुमाई तो उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। उसे एक और विलक्षण दृश्य दिखाई दे रहा था। उसके पीछे ऊपर पर्वत की चोटी पर से हजारों की संख्या में रहस्यमयी छायाएं उतर रही थी और भयंकर आवाज के साथ उसी की ओर सेना के सिपाहियों की तरह दौड़ी चली आ रही थी। अब तक अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुके वीबर के गले से सिर्फ एक चीख निकली, भयानक चीख, और वह अचेत होकर वहीं ढेर हो गया। चेतना वापस लौटी तब वहां कुछ नहीं था। दिन का सूरज सर पे चढ़ आया था, लेकिन जेहन में सारी बात घूमते ही वह वहां से सरपट भागा। अपने जीवन में वीबर ने फिर कभी उधर जाने की हिम्मत नहीं की। इस घटना के ठीक 6 साल बाद ऐसी ही एक घटना उसी जगह पर मैक्सिको के युवक डॉन पैलेटा के साथ घटी। उसके भी सभी साथी इस अभियान में मारे गए थे, लेकिन उसके भाग्य में जीवित रहना लिखा था, इसलिए किसी तरह से वह स्वयं इन रूहों के शिकंजे से बचकर बाहर निकल सका। अपने अपने सदमों से उबरने के बाद पायलिन वीबर और डोनाल्ड पैलेटा दोनों ने अपने संस्मरण छपवाए। तब लोगों को उस सोना बरसाने वाले रहस्यमयी पहाड़ का पता चला। ये जगह राजधानी फिनिक्स से 40 मील पूर्व की तरफ द लॉस्ट डचमैन्स गोल्ड माइन के नाम से कुख्यात है। इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि आज तक वहाँ सोने के लालच में जो भी गया जीवित नहीं लौट पाया। जो जिंदा लौटा भी वह वहाँ से सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ला पाया, बल्कि लाया है तो भय, हताशा और सदमे का ऐसा पिटारा जिससे छुटकारा पाने में उसे सालों लग गए। एरिज़ोना का ये इलाका रूस के साइबेरिया प्रांत जैसा है। जिस तरह रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में कई तरह के रहस्यमयी विकिरण
दूसरी दुनिया से आने वाली रहस्यमय आवाजें और प्रकाश उसे विचित्र आश्चर्यों वाला क्षेत्र बना देती हैं, उसी तरह से अमेरिका का एरिज़ोना भी अपने अनसुलझे और भयानक रहस्यों के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ के विंसलो के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा और 560 फीट की गहराई वाला क्रेटर यानी गड्ढा है, जो माना जाता है कि किसी उल्कापिंड के आघात से बना है। इससे बड़ा लगभग 6 मील लंबा और 700 फीट की गहराई वाला क्रेटर केवल कनाडा में है। डोनाल्ड पैलेटा की यात्रा के वर्षों बाद तक बेहिसाब सोने के खजाने के लालच में दुनिया भर से सैकड़ों लोगों ने एरिज़ोना की यात्रा की। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के ही युवक सबसे अधिक संख्या में आए। लालच एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक बार अमेरिका के ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर लॉरेन रवाली भी उधर पहुंच गए। तमाम नक्शों से माथापच्ची करने के बाद डॉक्टर लॉरेन किसी तरह से उस पहाड़ी के निकट तक पहुंचने में सफल हो गए। जैसा उन्होंने वर्णन किया है, उसके अनुसार वहां पहुंचते ही उन्हें अनहोनी की आशंका होने लगी। तभी उन्हें अपने चारों तरफ किसी बड़ी भारी चीज के घूमने की भयंकर आवाज सुनाई पड़ने लगी और पलक झपकते ही सैकड़ों रहस्यमयी आकृतियों ने उन्हें घेर लिया। बाद में एक खोजी अभियान दल को उनका मृत शरीर मिला। उनके झोले में कुछ खाने की सामग्री और कुछ दस्तावेज थे। उनकी मौत को वहां के अखबारों ने प्रमुखता से छापा और इस घटना ने वहां सनसनी मचा दी। डॉक्टर की जांच से पता चला कि डॉक्टर लॉरेन के शरीर का एक एक बूंद रक्त चूस लिया गया, पर यह कैसे हुआ यह कभी पता नहीं चल पाया। तब से इस पहाड़ को लोग खूनी पहाड़ भी कहते हैं। इस पहाड़ की विचित्रताओं में कुछ नियमित पैटर्न हैं, जैसे कि वह साल में एक निश्चित समय पर ही सोना उगलता है। इसी तरह से वहां पर जितनी भी मौतें अब तक हुई हैं वह दिन के ठीक 4 बजे हुई हैं। 4 बजे ही इस चोटी की परछाई पृथ्वी को छूती है। विस्तृत जांच करने पर पता चला कि यहाँ आकर जिस किसी की भी हत्या हुई उसकी मृत्यु शरीर से एक एक बूंद रक्त चूस लेने के कारण हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी के भी शव में किसी तरह के घाव या चोट का कोई निशान नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के एक युवक, फ्रेंच तथा होनोलुलु के कुछ व्यापारियों की हत्याएं इसी पहाड़ के उन अनजान रहस्यमयी शक्तियों द्वारा ही हुई जिनके बारे में कहीं कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सबसे रोमांचक कथा जर्मनी के एक इंजीनियर वाल्ज की है, जो भले ही इस पहाड़ के रहस्यों का पता न लगा पाया हो, लेकिन अपने साहसिक खोज में संघर्ष का तथा सोना प्राप्ति का सबसे अधिक आनंद उसी ने पाया। जर्मन इंजीनियर वाल्ज उन दिनों एरिज़ोना की खदानों में काम कर रहा था। उसने सोना बरसाने वाले उस अद्भुत रहस्यमयी पहाड़ के बारे में सुन रखा था। उसकी कहानियां समय समय पर उसे उद्वेलित करती और उसे उसका रहस्य खोजने के लिए प्रेरित करती। वाल्ज का अनुमान था कि उस खूनी पहाड़ का रहस्य दक्षिण पश्चिम अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक बसे हुए वहां के अपाचे कबीलों के प्रमुख तांत्रिकों के इतिहास में ही छिपा हो सकता है, क्योंकि वही लोग उसके आसपास बसे थे। वहां के स्थानीय अपाचे स्वभावतः बड़े लड़ाकू होते थे। गोरे अंग्रेजों से उन्हें बड़ी घृणा थी। कई बार अमरीकियों ने उनका विधिवत संहार किया था, जिससे उनके मन में गोरों के प्रति और भी तीव्र घृणा का भाव था। सन 1872 का अपाचे लीप विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें जॉन बाकर ने अपाचियों को बुरी तरह से काटा था। इसके बाद अपाचियों के सरदार गैरोनियो ने गोरे अंग्रेजों पर गुरिल्ला हमले किए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। 14 साल बाद सन 1886 में जनरल नेल्सन ने अंतिम युद्ध किया और उन्हें पीछे धकेल दिया था। तब से माना जाता है कि अपाचे कबीले के कुछ प्रभावशाली लोग और तांत्रिक उसी रहस्यमय पहाड़ पर शरण लिए हुए थे, जहां जो भी आज तक गया जिंदा वापस नहीं लौटा। अपने प्रतिदिन के जीवन से उबे हुए वाल्ज ने अपने काम को अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग की। उसने अपाचे कबीले की एक सुंदर युवती, जिसे वह केन टी नाम से बुलाता था, उससे प्रेम कर लिया और फिर उसी से शादी भी कर ली।
यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि आदिवासियों का सद्भाव प्राप्त करने के बाद वाल्ज के लिए उस रहस्यमय पहाड़ तक आने जाने का रास्ता खुल चुका था। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी केन टी से उस सोना उगलने वाले पहाड़ का रहस्य जानने का प्रयास किया, लेकिन जल्दी ही उसे मालूम पड़ गया कि केन टी ही क्या, लगभग सारे कबीले वाले उस पहाड़ के रहस्य से अनभिज्ञ थे। केवल कुछ ही तांत्रिक ऐसे थे जो इस रहस्य को जानते थे। अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले तक वाल्ज ने केन टी के सहयोग से काफी सोना इकट्ठा कर लिया था। फिर उसने जैकब विजनर नाम के एक युवक से मित्रता करके उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद सारी तैयारियां पूरी करके उस पहाड़ के अंतरंग रहस्यों का पता लगाने का काम शुरू किया। वह कई बार सामने से पहाड़ की ओर गया, जैसी कोशिश उससे पहले कई लोगों ने की थी, लेकिन हर बार वही भयावनी आत्माएं उसकी ओर झपटी और हर बार उसे जान बचाकर भागना पड़ा। उसके इन प्रयासों का पता अपाचे कबीले के प्रभावशाली लोगों और तांत्रिकों को भी चला और उन्हें उसका दुस्साहस कतई पसंद नहीं आया। इन्हीं प्रयत्नों के बीच वाल्ज की पत्नी केन टी का अपहरण कर लिया गया और अपाचियों ने उसे यातना देते हुए उसकी जीभ काट ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब हताश और निराश वाल्ज के लिए उस कबीले में कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना रास्ता बदला। लंबा रेगिस्तान पार कर इस बार वह पीछे से पहाड़ी के पास पहुंचने में सफल हो गया। रेगिस्तान के आगे मैदानी भाग में तंबू गाड़कर वाल्ज जैकब के साथ बाहर निकलकर अभी कुछ ही दूर जा पाया था कि उसे अग्नि की छोटी छोटी सी ज्वालाएं अपनी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। रात का समय था, पर देखते देखते वहां दिन का सा प्रकाश फैल गया, लेकिन उस उजाले में विचित्र भयंकरता थी, मानो प्रलय काल का उदय हो रहा हो। दोनों वहां से सरपट भागे। पीछे से जलते हुए पत्थरों की बौछार हो रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर न देखने की कसम खा ली थी। तभी कुछ पत्थर उसके आसपास गिरे। वाल्ज ने भागते भागते ही एक पत्थर को छुआ तो देखा वह पत्थर बिल्कुल ठंडा था। अब वाल्ज रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, अब बरसने वाली लपटें भी शांत हो चली थी, इसलिए वह एक बार फिर पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसे उसकी पत्नी केन टी ने पहले बताया था कि पहाड़ के अंदर जाने के लिए एक सुरंग जाती है, जिसका दरवाजा पहाड़ के पीछे की तरफ ही था। वाल्ज को अपनी पत्नी की वो बातें याद थी। उन्हीं जानकारियों के सहारे कुछ ही देर की मेहनत के बाद वाल्ज उस सुरंग का दरवाजा खोजने में कामयाब हो गया। सहमे हुए कदमों से जैकब के साथ वह भीतर घुसा। वहां सुरंग में कुछ कमरे जैसे बने हुए थे। उसे वहां हजारों की संख्या में नर कंकाल बिछे हुए मिले। कुछ का डील डॉल सामान्य से काफी अधिक था। देखने से लगता था वह कंकाल हजारों वर्षों से पूर्व तक के रहे होंगे। आगे बढ़ने पर उन दोनों को वह विशालकाय गड्ढा भी दिख गया, जहां से सोने का लावा निकलता था, पर सोने के वास्तविक स्रोत का उसे कुछ भी पता नहीं चल सका और ना ही वहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल सका। उस जगह की भीषण गर्मी की वजह से वहां एक एक गुजरता हुआ पल भारी बीत रहा था उन पर। वापस लौटने के दौरान एक जंगल के दलदल के पास उन्हें कबीले वालों ने देख लिया। जैकब को तो वहीं बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन वाल्ज किसी तरह से उनके चंगुल से बच निकला। बाद में कुछ ही वर्षों बाद 1961 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके पीछे रह गई तो केवल उसकी डायरी। उसी डायरी के सहारे उसके बाद बरेनी आदि ने भी यात्राएं की, पर सोना बरसाने वाले उस पहाड़ के रहस्य का कोई पता न लगा सका। मौत का झपट्टा मारने वाली रहस्यमयी परछाइयां हों या असीमित सोना उगलने वाला वह विशालकाय गड्ढा, कोई नहीं जानता कि इन रहस्यों का मूल किस बिंदु पर ले जाएगा।